नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट के बारे में जो कल ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। दैट इज ऑन 4th ऑफ नवंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस की है और ये डिलीवर करी है जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने। तो इस ये जो जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ मेंटेनेंस जो दिया जाता है कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूं जो भी जरूरी हैं। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट या बीइंग रिलेटेड टू लॉ, जो आपको पता होने चाहिए वो सब मैंने पॉइंट इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, जजमेंट का नाम है रजनेश वर्सेस नेहा। राइट, 4 नवंबर को जजमेंट आई है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शैल बी फाइल्ड बाय बोथ पार्टीज। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कोर्ट ने कर दिया है कि दिस वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि एक वो जो पार्टी है वो अपनी असेट्स बताएगा और अपनी लायबिलिटीज बताएगा कोर्ट को, राइट, अलोंग विद द प्लीडिंग्स। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी कोई मेंटेनेंस का केस आएगा या जो भी उसमें रिप्लाईज दिए जाएंगे, तो दे शुड नॉट बी फॉल्स एंड मिसलीडिंग। नहीं तो आपके ऊपर, यानी जो पार्टी है उसके ऊपर सेक्शन 340 सीआरपीसी विच इज रिलेटेड टू परजुरी या फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो भी पार्टी के अगेंस्ट चलाई जा सकती है, राइट। तो एक और जो इसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो ये है दोस्तों, इट इज ऑफन सीन दैट बोथ पार्टीज सबमिट स्कैंटी मटेरियल, डू नॉट डिस्क्लोज द करेक्ट डिटेल्स एंड सप्रेस द वाइटल इंफॉर्मेशन, which makes it difficult for the family courts to make an objective assessment for grant of interim maintenance. While there is tendency on part of wife to exaggerate her needs, there is corresponding tendency by the husband to conceal his actual income. तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि अभी तक जो प्रैक्टिस रही है कोर्ट्स में वो ये रही है कि वाइफ बढ़ा चढ़ा के पेश करती है और हस्बैंड अपनी एक्चुअल इनकम को हाइड करता है ताकि उसको मेंटेनेंस कम देना पड़े। It is therefore become necessary to lay down the procedure to streamline the proceeding, since a dependent wife who has no other source of income has to take recourse of borrowing from her husbands and relative during the interregnum to sustain herself and the minor children till she begins receiving interim maintenance, right। तो फिर कोर्ट ने अब इसमें एक गाइडलाइंस दी है इस केस में कि कैसे मेंटेनेंस वगैरह डिसाइड होगा। तो अब हम वो देख लेते हैं। तो रिगार्डिंग मेंटेनेंस कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज नो बार टू सीक मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी और अंडर एचएमए। It would be inequitable to direct husband to pay maintenance under each proceeding independent of relief granted by previous proceeding। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि जो वाइफ होती थी वो एक केस डालती थी डोमेस्टिक वायलेंस का और एक केस डालती थी सेक्शन 125 का, जो यानी मेंटेनेंस के एप्लीकेशन लगाती थी, और वो दोनों जगह अलग अलग मेंटेनेंस लेती थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये बड़ा ही अनफेयर है कि आप दो जगह पे रिलीफ लें, राइट। और कोर्ट ने अभी ये बाउंडेशन कर दिया कि अगर वाइफ अगर पहले से कोई वाइफ को मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो इट इज लीगल ऑब्लिगेशन ऑन हर नाउ टू टू डिस्क्लोज दैट शी इज रिसीविंग सम काइंड ऑफ मेंटेनेंस इन अदर प्रोसीडिंग। उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने वहां किसी दूसरे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग डाली हुई है और वहां पे मुझे XYZ अमाउंट मिल रही है। तो कोर्ट क्या करेगा, उस अमाउंट को सेट ऑफ कर देगा। यानी कि जब अगर उसमें कोर्ट को लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है, तो जैसे 10 मान लीजिए एक कोर्ट में 5,000 है, दूसरी कोर्ट में भी
ऑर्डर होता है तो कोर्ट को लगता है कि टोटल 7,000 रुपए इसके लिए अनफ रहेगा, तो दूसरी कोर्ट केवल 2,000 का ऑर्डर करेगी, 7,000 का ऑर्डर नहीं करेगी, राइट। तो ये इसका इफेक्ट है। कुछ और बातें जो कोर्ट ने कही इसके रिगार्डिंग, पार्टीज में लीड ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इनकम एक्सपेंडिचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिफोर द कंसर्न्ड कोर्ट फॉर फिक्सिंग परमानेंट एलुमनी, यानी परमानेंट एलुमनी के लिए पार्टी अपने ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकती है। इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, हमारे यहाँ जो शादियां हैं वो ज्यादा लंबी नहीं चलती हैं, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है वो एक रेलिवेंट फैक्टर होगी इन केसेस जहां पे हम परमानेंट एलुमनी दे रहे हैं, राइट। प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर मैरिज ऑफ चिल्ड्रन मस्ट बी मेड, यानी अगर बच्चों की कस्टडी महिला के पास है तो बच्चों की शादी तक के पैसे भी दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एलुमनी, परमानेंट एलुमनी, राइट। हम वो कंसिडरेशन करेंगे, राइट। और अगर इफ देयर इज एनी ट्रस्ट फंड इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड बाय स्पाउस in favor of children, that would also be taken into consideration while deciding the final child report, right। कुछ और गाइडलाइंस जो कोर्ट ने इसमें दी है तो दोस्तों, इसमें जजमेंट के पेज 57 से लेके 66 तक 3 एनक्लोजर हैं, यानी कि जो एफिडेविट है उस 3 टाइप के एफिडेविट है, एक जो अर्बन एरियाज में यूज होगा, एक जो रूरल एरियाज में यूज होगा, और एक और एनक्लोजर है फॉर बेसिकली ट्राइबल पीपल जो मेघालय वगैरह में रहते हैं, राइट। तो 3 एफिडेविट हैं, 3 इसमें डिस्क्लोजर के एफिडेविट हैं, उसी तरह से उन्हें बनाना है। शेल बी फाइल्ड बाय पार्टीज इन ऑल मेंटेनेंस प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग, राइट। द एप्लीकेंट मेकिंग क्लेम फॉर मेंटेनेंस विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल अ कंसाइज एप्लीकेशन अकम्पनीड बाय डिस्क्लोजर ऑफ एफिडेविट। इसका जवाब जो देगा रिस्पोंडेंट दैट वुड बी गिवन इन 4 वीक्स, और 2 मौके दिए जाएंगे सिर्फ उसको ये रिप्लाई फाइल करने के लिए। अगर वो ये नहीं करता तो उसका जो राइट है उस राइट को भी स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है, उसकी डिफेंस को भी स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है, राइट। तो फैमिली कोर्ट ऑन डिसाइड टू एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस, इसको भी टाइम के बाउंड पीरियड में डिसाइड किया जाएगा, राइट। द अबव फॉर्मेट कोर्ट इसको मॉडिफाई भी कर सकता है फॉर्मेट को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ केस। इफ अपार्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन कंटेंट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कोर्ट में पास डायरेक्शन, कोर्ट उसके लिए डायरेक्शन दे सकता है। इफ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग देयर इज चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, तो वो मेंशन किया जा सकता है और कोर्ट उसको कंसिडरेशन में लेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।